हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। हम इस टॉपिक पर चल रहे थे, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल हम 3 केसेस में फाइंड करने वाले थे। पहला केस था जो उसकी एक्सियल पोजीशन, है ना, तो इसको हम फाइंड कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। सेकेंड है पे यहाँ पर ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है, या उसे हम उसकी क्या भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, या और क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना। तो अब हम आए यहाँ पर, और तीसरा था जो जनरल लोकेशन, है ना, जनरल पोजीशन पर कहीं पर भी, जो मतलब हर केस में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये 3 केसेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड करने वाले थे। पहला हम केस देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, ओके। और फिर नेक्स्ट जो आज हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना। तीनों नाम ध्यान रखे जो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है ना। चलिए, तो है ना, हम स्टार्ट करते हैं जो डेरिवेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या माना है, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस -q and +q with separation 2a lies in a medium of dielectric constant k, and we have to find the intensity of electric field at point P at distance r from the midpoint O of the dipole। ओके, हमने ये माना है, जो क्या लिया हमने, कंडीशन क्या मान के चली है कि हमारे पास एक डाइपोल है, वी हैव एन डाइपोल AB जिसके चार्जेस है -q and +q, जो 2a सेपरेशन पर है, लाइज एज 2a सेपरेशन, ओके। और हमें इसके मिड पॉइंट O से, है ना, ये मिड पॉइंट O है, इससे r डिस्टेंस पर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में या ट्रांसवर्स पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो ये जो हमने कंडीशन ली है ना, इस क्या क्या हमने माना है ये सब, ठीक है। तो ये सब हमने स्टेटमेंट उसकी लिख दी। मतलब हम सबसे पहले तो, ठीक है, डेरिवेशन में ये लिखेंगे कि हमने क्या क्या कंडीशन मानी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ली है ना। तो वो सब, तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट उसकी। तो हमने ये स्टेटमेंट भी जो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ लिख दी है ना। सेम वही लिखा है, consider an electric dipole having charges +q and -q and separation 2a lies in a medium of dielectric constant k। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, and we have to find the intensity of electric field at point P at distance r from the midpoint of the dipole in its transverse or equatorial और broad side on position, है ना। चलो, तो है ना, आप इसको जो कहाँ नोट करोगे, मैंने अलग से यहाँ लिख दी, कहाँ नोट करोगे आप उसको, यहाँ, है ना। जैसे लिखा है एक्सप्रेशन के बाद स्टेटमेंट, ये पूरा यहाँ से आप यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ओके। चलिए, तो मुझे भी तो इसे रब करना है ना, फिर हम उसको डेरिवेशन देखते हैं। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कहाँ लिखना है बता दिया, यहाँ पर इस जगह लिखना है। चलिए ना, ओके। चलो, अब हम देखते हैं उसका एक्सप्रेशन, है ना। तो मेथड भी जो मैंने क्या बताया, जो सिंपल सा है, यहाँ पर ये पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस ही होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रोसेस समझना हमारे लिए कोई टफ बात नहीं है, हम इतना 12th स्टैंडर्ड पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से जो ध्यान रखना कि डेरिवेशन निकालने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर ध्यान रखो, पहले क्या फाइंड करना है, पहले फिर क्या निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो ये स्टेप दिमाग में बैठा लेंगे हम, आप पूरा डेरिवेशन, है ना, क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास, ठीक है, इंटेंसिटी हम देखें, है ना। फर्स्ट देखना, हमारे पास 2 चार्जेस है, +q and -q। तो ये -q चार्ज और +q चार्ज दोनों अपनी इंडिविजुअल वहां पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो हमने मान लिया ये +q चार्ज पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बनाएगा वो इस तरह से रहेगी, है ना, उसकी डायरेक्शन क्यों इस और रहेगी। हमको पता है कि जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर किसको रखा माना जाता है, पॉजिटिव पैस चार्ज को, है ना।
तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम वहां पर रखा हुआ मानेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो प्लस क्यू चार्ज की जो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, उस प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर रहेगी, ठीक है, यहाँ पर, है ना। इसको मैंने इंडिकेट कर दिया फिर किससे, ई वेक्टर E1 से, ओके, है ना, आया समझ में। फिर नेक्स्ट सोचो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में अपनी इंटेंसिटी बनाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, पॉइंट पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ मानेंगे, तो वो वहां पर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी E2 ये रहेगी, है ना, ये होगी जो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज E2, तो उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, फ्रॉम P टू A, ओके। अब यह है, अब यहां से जो क्या करना है हमको समझते चलिए, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास, है ना, पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना, इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। ये हमने फाइंड किया है एक सिंगल अकेले चार्ज के थ्रू क्या होता है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, यहाँ R क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट, दिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है ना ये। अब यहां से देखिए जो कि, ठीक है, हमको इंटेंसिटी, ये हमारे पास एक सिंगल चार्ज का थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहाँ दो चार्ज है, तो दोनों भी पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज की इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम किसके थ्रू इंटेंसिटी निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज। चलो रफली हम देखते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी आ गई हमारे पास 1/4πε0, है ना, Q अपॉन R मतलब क्या होती है, चार्ज और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज पॉइंट ये BP, ये PP का स्क्वायर हो गया, है ना। इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर किसके थ्रू निकालेंगे हम इंटेंसिटी, ये प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी है, फिर माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे, ये E2, है ना, उसका भी यही फॉर्मूला है, जो पॉइंट चार्ज है तो Q अपॉन, है ना, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लगा है तो K इंटू आ जाएगा। फिर इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गई, AP। इसके रफली समझना पड़ेगा, ये आप स्टेप समझ में आ गई कि क्या क्या करते जाना है, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये वीडियो, अब यहाँ पर हम E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, ओके। अब रिजल्टेंट मतलब E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है, तो हमें इन्हें वेक्टर लॉ से ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर लॉ से ऐड करने के लिए ध्यान रखें बेटो कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगी। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, समझना यहाँ पर, जैसे हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो दोनों वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड उनका सेम डायरेक्शन में, सेम दोनों में, तो क्या हो जाएगी, यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है, E1 प्लस E2। दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, तो हम यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को। अब अगर यहाँ पे ऐसा केस आ गया, है ना, कि E1 और E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास फिर वो जो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, है ना। एक तरीका ये हुआ। फिर दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो E1 और E2 है, E1 और E2 को हम क्या कर ले, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले। ध्यान रखना यहाँ पर, आप रिजल्टेंट कैसे भी निकाल सकते हो, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, ठीक है, मतलब उसको x में, y में, या उसका वर्टिकल और परपेंडिकुलर, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर दो, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर दो। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ध्यान रखना, तीन ही बात ध्यान रखना इसमें, यहाँ पर मतलब इस तरह की जो डेरिवेशन है उसमें हम क्या चीजें याद रखेंगे कि वेक्टर E1 E2 सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, अपोजिट में माइनस हो जाएगी, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो वहां पर उनको क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे उनके कंपोनेंट में, साइन कॉस वाले कंपोनेंट, है ना। चलिए, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ समझिए हमको करना क्या है, सबसे पहले, है ना,
हमें निकालना है E1 और E2 की वैल्यू। तो आप E1 और E2 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो पहले आपको E1 से पॉइंट P की डिस्टेंस और प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस और माइनस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो हमारा डेरिवेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा। क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। कहाँ से? फ्रॉम द चार्जेस। ये हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी? AP एंड BP। ये हमारी पहली स्टेप है। ध्यान में रखना स्टेप कैसे कैसे फॉलो करते जाना है, डेरिवेशन को कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है, किस तरह से हम, मतलब एक ऐसा दिमाग में बना लो बच्चों इमेज कि क्या क्या करते जाना है, तो आपको सारी चीजें खुद आते जाएगी। ठीक है, तो पहले हम AP और BP की वैल्यू निकालेंगे, पहली स्टेप। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज निकालेंगे, है ना। फिर यहाँ BP की वैल्यू रखेंगे। फिर तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस Q चार्ज के कारण। यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देंगे? AP की। फिर ये दोनों AP की वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। आ गए यहाँ तक। अब उसके बाद मैंने 3 बातें बताई आपको बच्चों कि अगर दोनों इंटेंसिटी सेम में हो तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट में हो तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो फिर आप क्या कर लोगे? उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ जो ये रिजॉल्व वाला कंडीशन लगेगी, यहाँ देखो, क्योंकि E1 और E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इनको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक्चुअल में हम वो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे मुझे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप ध्यान रखो। क्या बोल दिया मैंने कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो E1 और E2 तो हम उनको किस में रिजॉल्व कर लेंगे? उनके कंपोनेंट में। फिर कुछ कंपोनेंट सेम में आएंगे तो वो जोड़ देंगे और जो अपोजिट में आएंगे तो वो माइनस कर देंगे, ऐसा करेंगे ना। चलिए, ये उसकी स्टेप्स। आज दिमाग में क्या क्या करना है? इसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्जेस पहले स्टेप में निकालना, फिर प्लस Q चार्ज की इंटेंसिटी वहाँ BP की वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस Q चार्ज की इंटेंसिटी वहाँ AP की वैल्यू रख देंगे, उससे एक इक्वेशन बनेगी। फिर दोनों वेक्टर्स अगर अपोजिट में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हम उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। और रिजॉल्व करने के बाद जो अपोजिट वाले केस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो सेम वाले होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो जो हमारे पास ऐड होगा वही हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। चलिए, ये थी तो उसकी स्टेप, है ना, दिमाग में इसको ध्यान रखें, है ना। अब चलिए, है ना, तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस से डिस्टेंस देखो तो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, ये और ये। तो अगर आप फिगर देखो, डायग्राम देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। ये हमारी क्या होगी? चलो, ये तो हमने बोला परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा बेस हो गया। मान लो यहाँ थीटा एंगल है ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस कितना हुआ यहाँ पर? A हुआ, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2A है। तो मिड पॉइंट से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। फिर ये भी A होगी। ओके, तो इस तरह से तो यहाँ पर, है ना, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? इसकी हमको ये चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, BP और AP की वैल्यू। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, है ना। अब इतनी तो जो बात आती होगी, ठीक है। ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर? AP स्क्वायर या BP स्क्वायर। ओके, तो इससे AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से जो ये AP स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गया। तो ये भी वही इतना इक्वल ही है, ये भी, है ना। तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसे हमको निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है इतना तो, है ना। तो यहाँ पर कितनी आ गई? दोनों की डिस्टेंस सेम आ गई। तो ओके, दोनों की डिस्टेंस सेम आ गई। क्या हो गया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, ये हमने निकाल ली AP और BP की डिस्टेंस। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना। यहाँ लिखा भी हमने। तो प्लस Q चार्ज की इंटेंसिटी को जो हम डिनोट कर रहे हैं किससे? E1 से। ये आ गया E1 की वैल्यू और फॉर्मूला है 1/4πε0K। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है इसलिए K लिखेंगे, है ना। और कितना है यहाँ पर? प्लस Q। ओके, सिर्फ Q लिखेंगे,
और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से, प्लस क्यू चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है बीपी, तो यहाँ बीपी स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी लिख देंगे, तो वेक्टर फॉर्म में बताया तो डायरेक्शन लिखना जरूरी है। तो अलोंग बीपी है ना, क्या है, अलोंग वेक्टर बीपी। वेक्टर मान लो इसको कि वेक्टर से शो कर रहा है ना। चलिए अब ये आ गया हमारे पास, ये अलोंग बीपी भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम बीपी की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, नाउ E1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यहाँ पर जो है ना Q और किसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, बीपी स्क्वायर, ये बीपी स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू जो रूट हट जाएगा वहां से, है ना, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको दे दी हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ओके, ये हमारी हो गई तो इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी, किसके थ्रू, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना, माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी। तो इसको हमने दिखाया E2 से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको हमने E2 से दिखाया है ना। तो फॉर्मूला तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q अपॉन, ठीक है, AP का स्क्वायर ना, वहां से डिस्टेंस क्या है उसकी, ये सॉरी क्या है डायरेक्शन, P AP का स्क्वायर हो गया है ना, डिस्टेंस, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो अलोंग PA है ना, ये आएगा ना बच्चों, इधर से इधर है PA, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो AP की वैल्यू पुट करते हैं, तो E2 कितना हो जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q AP की वैल्यू पुट करोगे, AP भी वही है यहाँ पर, है ना, तो उसका भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब E1 और E2 की वैल्यू आ गई है ना, लेकिन हमने क्या देखा कि सिंस E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, तो सिंस E1 एंड E2 आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट इन डायरेक्शन, ओके, डिफरेंट इन डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देयरफॉर ऑन रिजॉल्विंग द E1 into its कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर, ठीक है, वी रिजॉल्व E1 and E2 into its rectangular component, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमको रिजॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नाउ रेक्टेंगुलर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दो तरह के कंपोनेंट जो हम बोलते हैं। चलो अब पहले रिजॉल्व कर ले यहाँ डायग्राम में, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे पास, जो E1 का कंपोनेंट रिजॉल्व कर ले, तो ये E1 का, ठीक है, ये कंपोनेंट एक इधर हो गया, है ना, और ये एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये एंगल थीटा है, ओके, तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। कौन सी एंगल है वो, ऐसे है ना, करस्पॉन्ड एंगल, तो ये थीटा, ये थीटा, तो हमको थीटा वाली साइड मिल गई। तो जो थीटा वाली साइड होती है वही हमारी क्या रहेगी,
कॉस वाली साइड, तो ये E1 कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा E1 कॉस थीटा, और ये E1 साइन थीटा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है ना, इसी तरह रिजॉल्व करेंगे हम किसको, E2 को। तो E2 के कंपोनेंट क्या जाएंगे, है ना, E2 के कंपोनेंट ये वाला E2, ये है ना। अब इसमें भी थीटा वाली साइड देखो, तो ये थीटा, ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो फिर यहाँ पर E2 का जो कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, थीटा वाली साइड उसकी भी इधर ही आएगी, ठीक है। फिर इसकी साइन थीटा वाली साइड भी इधर, E2 साइन थीटा। ओके, चलिए ये हो गई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना हमको, है ना। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे, एक एक लिखते चलिए। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए, है ना, दोनों के एक साथ लिख दे रहे हैं हम, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है ना, क्या है E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। ओके, ये E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा। जो अभी जो E1 और E2 है, जो आप E1 और E2 की वैल्यू को देखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो E1 और E2 ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है ना, E1/4πε0 के क्यूब, और ये सेम है। तो यहाँ जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ठीक है, इनमें किसकी वैल्यू सेम है, E2 और E1 की, और साइन थीटा तो कॉमन ही है, तो फिर ये दोनों इक्वल हुए। तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट। तो हम वर्ड में भी लिख रहे हैं, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स, चलो यहाँ पे तो देख रहे हैं कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या करेंगे बच्चों, देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, दे कैंसल्ड ईच अदर, ठीक है ना, मतलब दोनों का इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। E1 एक मतलब इंटेंसिटी का एक पार्ट E1 की प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी का एक पार्ट इधर है, और माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी का एक पार्ट इधर है। तो ये दोनों की ये वाली जो इंटेंसिटी है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगी, इक्वल और अपोजिट। तो ये न्यूट्रल कर देगी, ये वाली इंटेंसिटीज कंपोनेंट न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। तो दे आर कैंसल ईच अदर, हमने लिखा है यहाँ पे ना। अब जो कौन से कंपोनेंट है, जो सिंस E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसी डायरेक्शन में है, इक्वल सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे, है ना। तो हम वहां वही लिखेंगे जो सिन एंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, आर गेटिंग एट, ठीक है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल यहाँ कौन है ना। तो अब यहाँ से तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमको क्या समझ में आया कि ये वाली इंटेंसिटी तो न्यूट्रल हो गई। अब इंटेंसिटी कौन से कंपोनेंट के कारण नहीं बचेगी,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही होगी, तो ये दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर गेटिंग एंड सो द इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, जब इतना वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वर्टिकल रिजल्टेंट resultant intensity of electric field 8 point P, है ना। आगे समझो 8 point P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर होगी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं ओनली E, ओके, और ये होगा सम ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब E1 और E2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, है ना, ये cos थीटा को, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना। अब सिंपल सा यहाँ से, है ना, सिंप्लीफाई करते चले। अब देखो जो अब यहाँ जो E1 E2 है उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितनी हो जाएगी। E1 की वैल्यू है ना, थोड़े से छोटे अक्षर में लिख देते हो। E1 है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, प्लस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, ठीक है, Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू में ये है ना cos थीटा। ओके, ये हमने यहाँ E1 और E2 की वैल्यू रख दी। तो अब इनको देखो तो यहाँ दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, सेम है। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हो गया, E इज इक्वल टू, ओके, दोनों ऐड हो गए तो कंपोनेंट क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 2Q, ऐड हो गया ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों सेम है, ऐड हो जाएगी तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इनटू में cos थीटा, ये है। ओके, अब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए किसकी वैल्यू चाहिए होगी, cos थीटा की। तो cos थीटा कोई भी एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल बन गए, कोई भी एक ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू, है ना, cos थीटा अप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तीन ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल कोई भी ले लेते हैं हम, APO, इसको ले लेते हैं APO, cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है ना, cos थीटा पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन है यहाँ A, हाइपोटेनस कौन है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो A, और यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और उसका रूट है तो उसकी पावर 1/2 लिख दी, रूट को हमने 1/2 पावर लिख दिया। ओके, आंसर में चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, क्या करेंगे हम, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये cos थीटा की वैल्यू रखने पर कितना होगा, मल्टीप्लाई करके, सॉरी, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाओ, है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये 2Q इंटू A, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2A, ऐसा लिख दिया है ना, ये 2Q इंटू A को हमने 2A इंटू Q लिख दिया,
है ना, ये Q इंटू 2A लिख दिया, आया समझ में। तो अब ये ऊपर का मल्टीप्लाई होके ऊपर लिख दिया, अब नीचे के जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों सेम है, उनकी मल्टीप्लाई होगा जो, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होने के बाद कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी पावर हो गई 3/2। आया समझ में। यहाँ से फिर इधर से बता देता हूँ, जो क्या दिया हमको, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, इसकी पावर कुछ नहीं है और उसमें मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी पावर हाफ का, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दोनों की पावर ऐड हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3/2, तो ये 3/2 पावर आ गई, है ना, ऐसे है इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ से है ना, हमने पढ़ा है सिंस Q इंटू 2A, व्हाट इज Q इंटू 2A, क्या है बच्चों हमारे पास ये, वेयर सिंस Q इंटू 2A किसकी वैल्यू है, P की, P क्या है, डायपोल मोमेंट, है ना, ओके, डायपोल मोमेंट हो गया। तो फिर वहां पर हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो E जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके बराबर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। ये Q इंटू 2A की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, P, ये हो जाएगा P अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर उसकी पावर 3/2, ये आ गई, ओके। अब इसमें भी जो हम वही कंडीशन लगाए, है ना, कि डायपोल अगर स्मॉल साइज का हो और पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, तो इस केस में क्या होगा, इफ द डायपोल इज ऑफ, ठीक है, इज ऑफ, है ना, ऐसे लिखते इज वेरी स्मॉल एंड पॉइंट P lies very far from the dipole, है ना, मतलब पॉइंट P डायपोल से बहुत ज्यादा दूरी पर हो और पॉइंट जो डायपोल है हमारा वो छोटा हो, जो इमेजिन करो जो डायपोल अगर वो छोटा है तो ये 2A भी बहुत कम हो जाएगा, 2A की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो R बहुत बड़ा हो जाएगा, A बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे इसमें, दैट इज R इज ग्रेटर देन A, है ना, A से बहुत बड़ा है और A जो है ये A हमारा क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। तो इसको नेग्लिजिबल कर दोगे, E कितना हो जाएगा, E होगा हमारे पास 9, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, और P देखो इग्नोर उसको हटाओगे आप, तो यहाँ क्या होगा, R की पावर 3 बच जाएगी, है ना, क्यों ऐसा उसको अलग से बता देता हूँ तुम्हें, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर 3/2 है ना, ये यहाँ पे, तो ए को अब अगर आप इग्नोर कर लो तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, है ना, तो फिर ये 2 से 2 कैंसिल, आर की पावर कितनी बचेगी, 3 बच गई, ठीक है। तो ये था जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है, कहाँ पर, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। अब फिर इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे हम और इसको हम SI और CGS सिस्टम में भी इसकी वैल्यूज दिखाएंगे, है ना। चलिए तो बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको, है ना, SI और CGS में इसकी वैल्यू देखते हैं, फिर उसका डायरेक्शन देखते हैं ना। चलिए, है ना, अब हम उसको SI और CGS में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, उस ध्यान रखना उसके आगे से हम यहाँ से नोट करना होगा, ठीक है ना,
ये इन एसआई सिस्टम, ठीक है, इन एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 k। ओके, और फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। बस यहाँ हम क्या कर देंगे कि यूनिट लिख देंगे उसकी। तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, है ना। एसआई सिस्टम में यूनिट लिख दी बस, क्योंकि एसआई वैल्यूज लेकर ही निकाली हमने सब। फिर इसमें एक कंडीशन लगा दो, इन एयर और वैक्यूम। अगर हमारा जो डायपोल है वो है ना, कहाँ रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं है, एयर और वैक्यूम में, तो K1 हो जाएगा यहाँ पे, E की वैल्यू आ जाएगी फिर यहाँ E इज इक्वल टू 1/4πε0 K। ओके, P और सॉरी K की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर बचेगा P/R/Q न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ऐसा सिस्टम में ये जो है ना फॉर्मूला वही है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कहाँ, इन सीजीएस सिस्टम, है ना, इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास कांस्टेंट है 1/4πε0, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये 1/4πε0 के बदले हम 1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/k और P/R/Q न्यूटन ओ, और यूनिट उसकी क्या होगी फिर ऐसा सीरीज में, डायन पर स्टेट कूलम, है ना, ये उसका फॉर्मूला। फिर इसमें भी अगर कंडीशन लगा दो इन एयर और वैक्यूम, है ना, मतलब हम डिफरेंट केसेस में उसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, एसआई में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा। तो एयर और वैक्यूम में K इज इक्वल टू 1, तो इंटेंसिटी हो जाएगी हमारे पास P/R/Q डायन, ठीक है, पर स्टेट कूलम। ये रहेगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, है ना, इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। ओके, तो अब यहाँ से तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन याद रखिए, है ना। हमें पता है इंटेंसिटी क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इट्स क्या हो जाएगी, हेंस डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसी होगी। अब देखो जो कहाँ कैसी होगी, ये E1 मतलब जो हमारी E1 और E2 ऐसे वर्क कर रहे थे, E1 E2 इधर, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये कंपोनेंट तो उनके कैंसिल हो गए। रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में है, किसके कारण है, E1 cos थीटा और E2 के, तो यही हमारी रिजल्टेंट होगी, है ना। तो रिजल्टेंट ये होगी, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, किसकी रिफरेंस में बताते हैं हम, चार्ज की रिफरेंस में। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू से माइनस क्यू से, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज, है ना, या फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज या टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ओके, है ना, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके ना, एक्सप्रेशन जो, ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड ये आ गया, डायरेक्शन ये आ गई, है ना। अब यहाँ देखो जो कि हमने कल इंटेंसिटी फाइंड की थी एंड ऑन पोजीशन में, है ना। तो एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन या कहें एक्सियल पोजीशन, है ना, इसका जो एक्सप्रेशन था ये आया था हमारे पास 1/4πε0 2PR/Q, है ना, ऐसा ही में मान लिया ये। ओके, और डायरेक्शन क्या आई थी, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर ये आई थी ना, है ना। दूसरा तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर एक किस पे निकाला है, ट्रांसवर्स पोजीशन पर, ओके, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, है ना। तो ट्रांसवर्स पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे E
एक्सप्रेशन आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन कैसी आई है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज, है ना। दोनों को कंपेयर करो आप, क्या डिफरेंस दिख रहा है। सबसे पहले तो डायरेक्शन का ही डिफरेंस दिख रहा है, है ना। दोनों की केस में इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मतलब एक्सियल पोजीशन में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ये पार्टिकल इधर रखा हो, पॉइंट इधर रखा हो या इधर रखा हो, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में किधर से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड पे फोकस करो जो, तो मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ एक्सियल पोजीशन में 2 और यहाँ ओनली p है। आया क्या डिफरेंस दिखा, मतलब एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी डबल होगी, जो इंटेंसिटी किस में होगी, ट्रांसवर्स में, या इक्वेटोरियल पोजीशन में जो भी इंटेंसिटी आएगी उसकी ट्वाइस किस में रहेगी, है ना, एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में रहेगी। ये दो बातें होती है ना, मतलब हमने कंपेयर भी कर लिया उनको। तो एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, डबल होती है, जो किस में होगी, इक्वेटोरियल में, या ऐसे बोल दो इक्वेटोरियल में जो इंटेंसिटी होगी वो एंड ऑन पोजीशन की हाफ होगी, दोनों केस में बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो कंपेयर करने के लिए, ताकि हमको थोड़ा सा डिफरेंस भी याद आ जाए उसमें, है ना। और ध्यान रखिए जो कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है ना, ठीक है, पॉइंट चार्ज, मतलब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मतलब ये भी जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स ट्रांसवर्स पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दोनों तीनों नाम याद रखे बच्चे ना, चाहे आप यहाँ हेडिंग में तीनों नाम लिख देना, ओके, ताकि पढ़ते टाइम हमेशा याद हो जाए आपको, ओके। तो यहाँ पर है ना, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला तो सिंपल दे देगा, तो ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल तरीका दे देगा कि ट्रांसवर्स पोजीशन में या इक्वेटोरियल में या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, ओके। तो कहां तक लिखना है, मैंने कल भी इससे पहले वाले इसमें भी बताया था जो कि सिर्फ उसने एक्सप्रेशन निकालने का कहा है, तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे, यहाँ पे यहीं पर एसआई यूनिट लिख देंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एसआई सिस्टम में अलग निकाला है, सीजीएस में अलग निकाला है ना, ये हमने निकाल कर देखा है कि किस किस सिस्टम है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में नहीं पूछा हो तो फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, यहाँ तक लिखकर खत्म कर देंगे और यहीं पर उसकी क्या लिख देंगे, एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। समझ में आया, मतलब एग्जाम में उनको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सबसे पहले तो ठीक है, एक्सप्रेशन आएगा हमारा, फिर यहाँ स्टेटमेंट आएगी, फिर ये पूरा प्रूफ होगा, कहाँ तक लाओगे उसको, ये यहाँ तक, अगर उसने एसआई और सीजीएस सिस्टम इंडिविजुअल नहीं पूछा और पूछता भी नहीं जो, तो एक कोई तरीका ये हुआ क्वेश्चन का। अब दूसरा जो, अगर उसे क्वेश्चन घुमाना हो, है ना, अगर उसे क्वेश्चन घुमाना हो तो वो क्या क्या पूछ सकता है, प्रूव दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स एंड ऑन पोजीशन is twice of the intensity of the electric field due to the dipole in its broad side on position। मतलब वो ऐसा बोल देगा कि प्रूफ कीजिए एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ब्रॉड साइड में इंटेंसिटी के डबल होती है, ओके। क्या बोलेगा कि प्रूफ कीजिए एंड ऑन में डबल होती है, एंड ऑन में डबल होती है किसके, ब्रॉड साइड के। तो आप किसका डेरिवेशन निकालोगे, कि दो बार निकाल के बताओगे क्या, नहीं लो, हम एक ही बार निकालेंगे। किसका, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रूफ कीजिए एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी डबल होती है, ट्वाइस होती है ब्रॉड साइड के, तो एंड ऑन का डेरिवेशन निकालेंगे, है ना। समझना, हमें लिखने का तरीका भी बता देगा। जो हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये मान लो एंड ऑन का, किसका डेरिवेशन करना है आपको, अगर ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी डबल होती है, तो एंड ऑन का एक्सप्रेशन निकालोगे यहाँ तक, और उसको आप जो इक्वेशन नंबर आएगा वो इक्वेशन नंबर दे दोगे, जैसे थर्ड आएगा जो भी आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर दे देना, ओके। फिर उसके नीचे जो सीधे फॉर्मूला लिख देना है किसका, ट्रांसवर्स पोजीशन में, हेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन ट्रांसवर्स पोजीशन, इसको लिख दोगे आप इक्वेशन 2। अगर इसको 1 दिया तो इसको 2 दे देना ना, ओके। फिर यहाँ पर मतलब एक का डेरिवेशन निकालेंगे और दूसरे की इक्वेशन डायरेक्टली लिख देंगे, और फिर लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन इज द ट्वाइस ऑफ
इंटेंसिटी इन ट्रांसवर्स पोजीशन, ये ऐसा करना होगा, है ना, मतलब दोनों डेरिवेशन नहीं निकालोगे। अगर ऐसा बोला है कि प्रूव दैट इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज द हाफ ऑफ इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन, तो ब्रॉड साइड में हाफ होता है, प्रूव करने के लिए बोला है, तो किसका ही निकालोगे आप, ब्रॉड साइड वाले का, और ब्रॉड साइड वाले का आएगा उसको इक्वेशन नंबर दे देना, फिर किसकी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दोगे, एक्सियल वाले का, फिर दोनों को कंपेयर करके लिख दोगे, हेंस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज प्रूव दैट ट्रांसफर पोजीशन में इंटेंसिटी इज द क्या होगी, हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन। तो ये बच्चों, हालांकि ऐसा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बच्चों हमने ध्यान तो रख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है ना, बहुत कम केस में ऐसा वो क्वेश्चन बना के देगा आपको। तो क्या कहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आएगा, तो कहां तक निकालोगे आप, यहाँ तक, ये ऐसा ही सीजीएस जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। और फिर यहाँ पर जो और क्या बात याद रखोगे कि अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना है, इसकी प्रूव करना है ये, तो फिर जैसा बताया वैसे करोगे। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए एक चीज और कि हमने पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी निकाली है ना, पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी, मतलब शॉर्ट में लिख दो, पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर इसके, है ना। और डायपोल में इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 2p बाय आर क्यू, है ना, मतलब 2p होगा या p होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर इस पर भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना, चूज द करेक्ट आंसर में क्या बन जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ऐसा बोल देगा पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी, है ना, 1/r प्रोपोर्शनल होती है, या 1/r इसके प्रोपोर्शनल होगी, या 1/r क्यूब होगी, या ऐसा देखेगा आंसर में, है ना, इस तरह से। तो अगर किसकी इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू ए डाइपोल, तो डाइपोल में क्या होती है ना, इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बहुत छोटा सा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, इजी सा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो वहां क्या ध्यान रखोगे कि पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और है ना, ये डायपोल की इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चलिए, तो ये थी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें हमने डिस्कस कर ली, है ना। ओके, तो चलिए कहाँ तक नोट किया था आपने, यहाँ तक किया होगा, ओके ना। उसके बाद ये हटा देता हूं, इसलिए ये रखनी है ना। उसके बाद कहाँ तक नोट कर लोगे, उसके आगे एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, डायरेक्शन भी लिख दोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, चलिए।